अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 11 आप लोगों ने देख तो लिया होगा, सर ने आपकी स्क्रीन पे लेसन नंबर 11 लगा दिया था। तो मुझे लगता है कि लेसन नंबर 11 जो है आपको थोड़ा उसकी मालूमात होगी। वो चैप्टर जो है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जो फौजदारी का कानून है और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन लेसन नंबर 11 में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो कानून की दो शाखें हैं, उन शाखों में से दो बहुत महत्वपूर्ण शाखें हैं। पहली शाख जो है वो है हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून। हुकूक और फराइज के मुतालिक जो कानून है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, जो ये बताता है कि लॉ, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करी, किसी शख्स ने या किसी फर्द ने चोरी करी, तो चोरी के लिए क्या उसकी पनिशमेंट होगी, क्या उसको सजा मिलेगी, उसको कहाँ मौजूद होता है। वो मौजूद होता है सब्सटेंटिव लॉ में, यानी हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून में वो दर्ज किया गया होता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट उसको दर्ज करती है कि अगर किसी शख्स ने चोरी की तो उसकी सजा जो है वो 3 साल होगी, या आज जो नया कानून आया है 1 जुलाई से जो लागू हुआ है उसके तहत जो सजा है उसमें जो है, अगर कोई छोटा चोरी की है, किसी ने बहुत छोटी चोरी करी है, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस भी कर दी जाती है। मतलब कम्युनिटी सर्विस का मतलब यह है कि वो समाज में जाके समाज की सेवाएं करेगा, पेड़ लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, और जो है इस तरीके की कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है, ठीक, भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो पहला जो टॉपिक डिस्कशन का है, पहली शाख जो है वो है हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून। दूसरा, उस फराइज और हुकूक को लागू करने वाले जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं या एग्जेक्टिव लॉ जो होते हैं, वो मतलब जो ज़ाब्ता कानून है, जो जिसके तहत जो है आपको ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जिसने चोरी की है उसको चोरी की सजा कैसे मिलेगी, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ। इस लेसन का जो मकासद है वो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि जूरिस्टिक अप्रोच क्या है, मतलब जो जज है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या अप्रोच है हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून के फराइज और हुकूक के कानून के मुतालिक उनकी सोच क्या है। और वो जब भी कोई ऐसा जुर्म है जिसे जुर्म कहा जाए, कोई ऐसा एक्शन जिसको जुर्म किया कहा जाए, उसके मुतालिक जब कानून बनते हैं तो वो क्या पेश नज़र रखी जाती है जिसके लिए उसको कहा जाता है कि ये सब्सटेंटिव लॉ, ये हुकूक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी फर्द ने जो है चीटिंग की पेपर में, अभी ये कानून है, आपने देखा होगा नीट, खबरों में आपने सुना होगा नीट के मुतालिक एक खबर चल रही थी कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है बेईमानी हुई और एक ही सेंटर के कई बच्चे सिलेक्ट हो गए जिनके 720 में से 720 नंबर थे। तो अब इसके मुतालिक एक कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। अब कानून बनाने की जरूरत जब पड़ेगी, जब समाज की तरफ से एक आवाज उठेगी कि ये चीज गलत हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए, तो कानून साज असेंबली जो है यानी पार्लियामेंट वो कानून बनाएगी और उसमें कुछ ऐसी चीजें रखेगी जिसमें कुछ शख्सों की जो है, कुछ शख्स की जो है उसमें हुकूक होंगे और कुछ के फराइज अदा करने होंगे कुछ लोगों को। जैसे पुलिस का काम होगा उसमें पेपर लीक ना हो, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम क्या होगा कि पेपर लीक होने से रोकने देना, या जिस एजेंसी के पास पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसको बोलते हैं, उसके पास जिम्मेदारी थी पेपर कराने की, तो उस पेपर की चोरी ना हो। यानी पेपर अगर दिल्ली से चल के मेरठ जाना है तो उसको किस तरीके से लेके जाया जाए, वो तरीका, अगर उसमें कोई बीच में चोरी हो गई या बीच में किसी ने सेंध मार ली और पेपर लीक हो गया या कोई ऑफिसर ही मिल गया, तो ऐसे के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसको कानून बनाने की शक्ल में पैदा किया गया। तो इस तरीके का एक कानून राजस्थान की कानून साज असेंबली ने पारित किया था और वो लागू था। इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष के लिए इस तरीके का कानून लागू करने की बात चल रही है कि चीटिंग को लेके एक कानून आना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति चीटिंग में लिप्त पाया जाता है या पर्चा लीक करने में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। ये जो कानून होते हैं इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, इसको उर्दू में बोलते हैं हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून, ठीक, जिसमें आपके हुकूक और फराइज जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं या जिन लोगों को बोला गया है कि आपके ये हुकूक है और इन हुकूकों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके जो फराइज हैं
उनके मुतालिक जो कानून है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। भारत में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, दीवानी और फौजदारी के कानून है। तो दीवानी किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? दीवानी का कानून। दीवानी कानून वो कानून होते हैं, एक छोटी सी इसका मायना समझ लीजिए, छोटा सा मायना, बहुत छोटा सा, जब भी जरूरत पड़े तो इसको बता दीजिए। दीवानी कानून वो कानून है जिसमें सजा नहीं होती है, और फौजदारी कानून वो कानून है जिसमें जेल भेजा जा सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई पूछे भाई दीवानी का मामला है, अच्छा दीवानी का मामला है, इसका मतलब प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है आपका। वो कहेंगे नहीं नहीं प्रॉपर्टी का नहीं, तो आप कहेंगे अच्छा मियां बीवी का मामला चल रहा है, बच्चों का मामला चल रहा है। तो दीवानी के मामलों में वो सिविल डिस्प्यूट जिसमें जेल ना भेजा जा सके, यानी जिसमें हक तलफी हुई हो, तो उसमें क्या हक दिए जाएंगे, क्या हुकूक दिए जाएंगे, क्या फराइज अंजाम दिए जाएंगे, वो दीवानी के मामले होते हैं। फौजदारी के मामले में क्या होता है? फौजदारी के मामले में किसी व्यक्ति ने किसी का हक मारा होता है और सब्सटेंटिव लॉ में उसके लिए सजा दी रखी होती है। ठीक, सब्सटेंटिव लॉ में उसके लिए सजा दे रखी होती है, तो उसको जो है वो बोलते हैं फौजदारी। तो हमारे यहां जो कानून लागू होंगे, सब्सटेंटिव लॉ और हमारे ये हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून, और प्रोसीजरल लॉ, ये जो लागू होंगे ये सिविल यानी दीवानी और फौजदारी दोनों में लागू होंगे, और दोनों के लिए हैं। जैसे कोई मुआहदा होता है, मुआहदा क्या है? सिविल लॉ है, यानी दीवानी का कानून है। ठीक, मुआहदा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोग ऐसे शक्ल देखते हैं मेरी कि जैसे मैंने कोई नई शब्द बोल दिया। मुआहदा तो मालूम ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी मुआहदा होगा, किसी ने घड़ी खरीदी अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत आजकल ऑनलाइन परचेज चल रही है, आप लोगों ने चश्मे मंगा लिए लेंसकार्ट से ऑनलाइन फोन बुक करके। ठीक, अब चश्मा जो आपने मंगाया था वो -1.5 का मंगाया था, आ गया -25 का। तो आप क्या करेंगे आप? और वो वापस नहीं कर रहा है लेंसकार्ट, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ जेल भेजेंगे उसे? नहीं, क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे। दीवानी का उसमें क्या लगेगी? उसमें दीवानी का कानून लगेगा, क्योंकि आपका मुआहदा हुआ था और मुआहदे के खिलाफ अमल हुआ। जब मुआहदे के खिलाफ अमल होगा तो वो दीवानी का कानून लागू होगा उसमें। ठीक, लेकिन किसी ने आपसे मुआहदा जो है फॉर्जरी करके करा, जैसे कोई शख्स आया और कहा कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये पंखा मेरा है, ये एसी मेरा है, और ये मदरसे की जमीन जो है मेरी है। ठीक, वो उसकी थी नहीं, वो उसने बेच दी एक बिल्डर को, और फर्जी कागज बना दिए, बिल्कुल फर्जी। अब बताइए ये दीवानी का कानून लगेगा इस पे या फौजदारी का कानून लगेगा? क्यों 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 ऐसा क्यों बोला आपने फौजदारी लगेगी? फिर से कहिए, फिर से कहिए। मुआहदा हुआ लेकिन उसने चीटिंग करी और फ्रॉड किया, फॉर्जरी करी। जब आदमी इस तरीके के जुर्म करता है जो आपके हुकूक और फराइज के मुतालिक कानून में ये दर्ज है कि अगर किसी ने इस तरीके का कोई कार्य किया तो उसको जो है क्या किया जाएगा? उसको जो है फौजदारी के कानून के तहत डील किया जाएगा।